हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर रहे थे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं आज क्लास। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका है, किसी तत्व की परमाणु संख्या 20 है, इसकी संयोजकता होगी। ऑप्शन ए आपका दे दिया है 4, ऑप्शन बी आपका दे दिया है 3, ऑप्शन सी आपको दे दिया है 1 और ऑप्शन डी आपको दे दिया है 2। जो परमाणु संख्या दे दिया गया है तत्व का वो दे दिया है आपको 20। तो कैल्शियम का परमाणु संख्या कहिए या परमाणु क्रमांक 20 होता है। इसके संयोजकता पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा। तो इसका होगा 2 8 8 2। इस तरीके से कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, या यह कह सकते हैं परमाणु क्रमांक 20 वाले तत्व का इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो पूछा है संयोजकता कितना होगा। तो बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उस तत्व की संयोजकता होती है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में बीटा का है। ऑप्शन ए आपका है प्लस का 1 e टू द पावर 0, ऑप्शन बी आपका है -1 e टू द पावर 0, ऑप्शन सी आपका है 0n1 और ऑप्शन डी आपका है 1p1। तो जो बीटा का होता है इसको -1 e टू द पावर 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक पदार्थ रेडियोएक्टिवता तभी दर्शाता है जब उसके परमाणु में होता है। ऑप्शन ए आपका अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑप्शन बी आपका है अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ऑप्शन सी आपका है अस्थायी नाभिक और ऑप्शन डी आपका है अस्थायी नाभिक। तो एक पदार्थ रेडियोएक्टिवता तभी दर्शाता है जब उसमें अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, H2SO4 का तुल्यांक बार है। ऑप्शन ए आपका है 47, ऑप्शन बी आपका है 49, ऑप्शन सी आपका है 98 और ऑप्शन डी आपका है 96। तो H2SO4 का तुल्यांक भार पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको H2SO4 का परमाणु भार पता होना चाहिए। तो H की बात करें तो 2 गुणे 1 हो जाएगा, प्लस H का परमाणु भार कितना होता है 32, और ऑक्सीजन की बात करें तो 16 1 का होता है, 4 भाग लिया गया है तो 64। अब जोड़ दीजिए, 4 2 6 2 8, फिर 6 3 9, यानी 98 टोटल आपका परमाणु भार आ गया। फिर H2SO4 में हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है 2, तो 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 49। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी परमाणु के यम कोश में अधिकतम कोश हो सकते हैं। ऑप्शन ए आपका है S P तथा D, ऑप्शन बी आपका दिया है S P D तथा F, ऑप्शन सी आपका दिया है केवल S और ऑप्शन डी आपको दे दिया है S तथा P। तो यम उपकोष में आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपके 4 उपकोष होते हैं। पहला आपका होता है K, L, M और N। ये 4 उपकोष होते हैं। यम उपकोष के लिए पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप K में समझ लीजिए, केवल S उपकोष होता है, L में S और P होता है, M में S, P और D होता है, और N में आपका S, P, D और F 4 होता है। तो यम उपकोष में पूछा जा रहा है अधिकतम उपकोष हो सकते हैं। तो अधिकतम कौन कौन से उपकोष हो सकते हैं S, P और D। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक यौगिक का वाष्प घनत्व 45 है, इसका सूत्र है। ऑप्शन ए आपका है C5H14O, ऑप्शन बी आपका दिया है C2H6O, ऑप्शन सी आपको दे दिया है C4H10O, ऑप्शन डी आपको दे दिया है C3H6O3। तो क्वेश्चन को आप देखेंगे चारों ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी से सबसे पहले चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका दिया है C3H6O3, C3H6O3, C3H6O3 आपको दे दिया है। तो यहां से इसका तो कार्बन का 36 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 16 3 48। अब जोड़िए, 8 से 14 26 को 0, हासिल बचे 2, 4 2 6 3 9, यानी 90 आ गया। वाष्प घनत्व तो आपको 45 दिया है।
तो परमाणु भार बराबर क्या होता है? परमाणु भार बराबर आपका होता है, परमाणु भार बराबर आपका होता है 2 गुणे वाष्प घनत्व। वाष्प घनत्व का मान 45 दे दिया, यानी 90 हमारा परमाणु भार आना चाहिए। 90 जिस यौगिक का परमाणु भार आएगा वही ऑप्शन होगा। तो मैंने डी ऑप्शन से चेक किया तो मेरा डी ऑप्शन जो है इसका परमाणु भार 90 आ रहा था। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन सा यौगिक पानी में घुलनशील नहीं है? ऑप्शन ए आपका MgCl2, ऑप्शन बी आपका MgCO3, ऑप्शन सी आपका है MgSO4, ऑप्शन डी आपका है MgSCO3 का ट्वाइस। तो पानी में घुलनशील नहीं है MgCO3, इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है CuSO4 प्लस का ZnSO4 प्लस Cu, यह अभिक्रिया है। ऑप्शन ए आपका दिया है अपघटन, ऑप्शन बी आपका दे दिया है वियोजन, ऑप्शन सी आपका दे दिया उभय अपघटन और ऑप्शन डी आपको दे दिया प्रतिस्थापन। तो आपको दिया है CuSO4 प्लस का CuSO4 प्लस का Zn, तो बन रहा है आपका ZnSO4 प्लस का Cu। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन है, अपघटन है या वियोजन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो कॉपर आपका है वो Zn के द्वारा प्रतिस्थापित कर लिया जा रहा है, यानी कॉपर का स्थान Zn ग्रहण कर ले रहा है, यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अमोनिया गैस सोडियम के साथ क्रिया करके बनाती है। ऑप्शन ए आपका है सोडियम हाइड्राइड, ऑप्शन बी आपका दे दिया सोडियम नाइट्राइड, ऑप्शन सी आपको दे दिया है सोडामाइड और ऑप्शन डी आपको दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो अमोनिया गैस सोडियम के साथ क्रिया कराती है तो सोडामाइड बनता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के विलयन के साथ अभिक्रिया करके विलयन के रंग को ऑप्शन ए आपका उड़ा देती है, ऑप्शन बी आपका लाल कर देती है, ऑप्शन सी आपका हरा कर देती है और ऑप्शन डी आपका कोई अभिक्रिया नहीं होती है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जब अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट से क्रिया करती है तो उसका रंग हरा कर देती है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सामान्य फिटकरी है। ऑप्शन ए आपका दे दिया K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस इंटू 24H2, ऑप्शन बी आपको दे दिया K2SO4 Cr2SO4 का थ्राइस इंटू 24H2, ऑप्शन सी आपको दे दिया K2SO4 Fe2SO4 का थ्राइस इंटू 24H2, ऑप्शन डी आपको दे दिया NH4 का ट्वाइस SO4 FeSO4 इंटू 6H2। तो जो आपका फिटकरी का सूत्र होता है वो आपका होता है K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस इंटू का 24H2। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो फिटकरी का सूत्र रासायनिक सूत्र होता है प्यारे दोस्तों, आपके पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह मैक्सिमम बार आपके पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिया जाता है फिटकरी का रासायनिक सूत्र, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया है। ऑप्शन ए आपका है परमाणु भार के वृद्धि क्रम में, ऑप्शन बी आपका परमाणु क्रमांक के वृद्धि क्रम में, ऑप्शन सी आपको दे दिया है अणु भार के वृद्धि क्रम में, ऑप्शन डी आपको दे दिया वाष्प घनत्व के वृद्धि क्रम में। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक के वृद्धि क्रम में रखा गया है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 100 लीटर H2 के संयोग के लिए O2 का आयतन लेना होगा। ऑप्शन ए आपको दे दिया है 100 लीटर, ऑप्शन बी आपको दे दिया है 200 लीटर, ऑप्शन सी आपको दे दिया 50 लीटर और ऑप्शन डी आपको दे दिया है 10 लीटर। तो यहाँ पर समझिएगा, यदि हम 2 H2 के साथ कितने O2 का उपयोग करते हैं, एक O का, यानी H2 के साथ हम O का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर यदि आप लेते हैं 2 लीटर हाइड्रोजन तो आपको 1 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, 100 लीटर हाइड्रोजन के लिए पूछा जा रहा है, 2 के लिए 1 जरूरत पड़ रही है, तो 100 के लिए कितना 50 लीटर। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, C2H2 की सदासी श्रेणी में IUPAC नाम क्रमशः है। ऑप्शन ए आपका एल्काइन एवं एथेन,
ऑप्शन बी आपको दे दिया एल्काइन एवं मेथाइन, ऑप्शन सी आपको दे दिया एल्कीन एवं मेथेन, ऑप्शन डी आपको दे दिया है एल्कीन एवं एथाइन। C2H2 की सजाती श्रेणी एवं IUPAC नाम आपसे पूछा गया है। तो C2H2 जो होता है आपका C2H2, इसका आप संरचना सूत्र बनाएंगे तो इस तरीके से आपका संरचना सूत्र आपका इस तरीके से होता है। यहाँ पर आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है, तभी ये आपका संरचना सूत्र तैयार होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 4। तो इस तरीके से अपना अष्टक पूरा कर लेता है। इस तरीके से इसका संरचना सूत्र है। तो यह ट्रिपल बॉन्ड में आएगा, यानी आपका आएगा एल्काइन में। पहली बात तो एल्काइन में आएगा। और इसका IUPAC नेम की बात करें तो 2 कार्बन है तो एथ और धन का आयन जोड़ देना है तो क्या हो जाएगा एथाइन, यानी एल्काइन और एथाइन में आएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कच्चे फलों को पकाने में प्रयोग की जाती है। ऑप्शन ए आपका है C3H6, ऑप्शन बी आपको दे दिया CHCl3, ऑप्शन सी आपको दे दिया C2H4 और ऑप्शन डी आपको दे दिया CH4। तो कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग करते हैं। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका होता है C2H4 एथिलीन, कच्चे फलों को पकाने के लिए। और जो एसिटिलीन का प्रयोग होता है वो बिल्डिंग में उपयोग होता है। तो ध्यान में रखिएगा, जो बिल्डिंग करने के लिए उपयोग होता है वो एसिटिलीन होता है, उसका रासायनिक सूत्र C2H2 होता है। लेकिन जो फलों को पकाने के लिए उपयोग होता है वो होता है C2H4 यानी एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एल्काइन का सामान्य सूत्र है। ऑप्शन ए आपका दे दिया है CnH2n प्लस का 2, ऑप्शन बी आपको दे दिया CnH2n, ऑप्शन सी आपको दे दिया CnH2n माइनस 2 और ऑप्शन डी आपको दे दिया है CnH2n माइनस का 1। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र जो होता है वो आपका होता है CnH2n माइनस का 2, ये एल्काइन का है। यहीं पर एल्केन की बात करें तो क्या होता है CnH2n प्लस का 2 और एल्कीन का क्या होता है CnH2n। तो आपसे एल्काइन पूछा गया तो यही ऑप्शन होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जब सोडियम एसिटेट सोडा लाइम के साथ क्रिया करता है तो बनता है। ऑप्शन ए आपका दे दिया है मेथेनॉल, ऑप्शन बी आपको दे दिया एथेन, ऑप्शन सी आपको दे दिया है एथाइन और ऑप्शन डी आपको दे दिया है मेथेन। सोडियम एसिटेट, तो सोडियम ये हो गया, एसिटेट का सूत्र क्या होता है CH3COO को सोडा लाइम NaOH से क्रिया कराना है तो क्या आपको मिलेगा, आपको मिलता है CH4 प्लस का Na2CO3, ये आपको प्राप्त होता है। तो आपको मेथेन ऑप्शन में दिया है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका एंटीबायोटिक के रूप में, ऑप्शन बी आपको दे दिया है संक्रमण रोगी की दवा के रूप में, ऑप्शन सी आपको दे दिया जलनाशक के रूप में और ऑप्शन डी आपको दे दिया प्रतिरोधी के रूप में। तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है प्रतिरोधी के रूप में। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कृत्रिम रेशम तैयार किया जाता है। ऑप्शन ए आपका दे दिया है ग्लैक्टोज से, ऑप्शन बी आपको दे दिया है लैक्टोज से, ऑप्शन सी आपको दे दिया माल्टोज से और ऑप्शन डी आपको दे दिया सेल्यूलोज से। तो कृत्रिम रेशम तैयार किया जाता है सेल्यूलोज से। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है। ऑप्शन ए आपको दे दिया -3, ऑप्शन बी आपको दे दिया +3 और ऑप्शन सी आपको दे दिया +5 और ऑप्शन डी आपको दे दिया 0। तो HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या पूछी जा रही है। तो नाइट्रोजन का मैं मान लेता हूं X, हाइड्रोजन का प्लस का 1 होता है प्लस नाइट्रोजन का X मान लिया और 3 गुणे ऑक्सीजन का कितना होता है -2 बराबर 0। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो X की वैल्यू कितनी आएगी 5। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नीले होते CuSO4 5H2O में विद्यमान जल की प्रतिशत मात्रा है। आपको कॉपर का भी भार दे दिया है, सल्फर का भी, ऑक्सीजन का भी और हाइड्रोजन का भी। 4 ऑप्शन आपको दे दिए 57.72%, ऑप्शन बी आपको दे दिया 36.06%, ऑप्शन सी आपको दे दिया है 45.32% और ऑप्शन डी आपको दे दिया 14.1%। तो CuSO4 इनटू का 5H2O में जल की प्रतिशत मात्रा पूछी जा रही है। तो कॉपर का दे दिया 63.5, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 4 भाग लिया गया है तो 64 प्लस 5 गुणे 16 और 2 18।
तो इसको आप जोड़ लीजिए तो आपको मिलेगा 249.5। तो आपको जल की प्रतिशत मात्रा पूछी जा रही है, तो जल का कितना है 90 और ये पूरा है आपका 249.5 गुणे 100 कर लीजिए। इसको मैं आसानी से सॉल्व करने के लिए इसको मैं 250 कर देता हूँ, केवल 0.5 की कमी है तो इसको 250 कर दिया, तो 50 दूना 100 और 50 बचे 250, तो 5 18 25 90 यानी 36 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी धातु के क्लोराइड में 60% क्लोरीन है तो धातु का तुल्यांकी भार होगा। ऑप्शन ए आपको दे दिया 23.67, ऑप्शन बी आपको दे दिया है 47.34 और ऑप्शन सी आपको दे दिया 40 और ऑप्शन डी आपको दे दिया है 53.25। तो इसमें आपको क्लोराइड का कितना दे दिया, क्लोराइड की मात्रा 60%। अगर किसी भी धातु में क्लोरीन अगर इतना है तो धातु कितना होगा, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो क्लोरीन इतना है क्लोराइड इतना है तो धातु कितना होगा 40। तो तुल्यांकी भार पूछा जा रहा है, तो तुल्यांकी भार बराबर धातु का भार गुणे 100 बट्टे आपका होता है धातु का भार गुणे क्लोरीन का भार लेना पड़ता है। तो क्लोरीन का भार 35.5 बट्टे आपका होता है क्लोरीन का भार, तो क्लोराइड का भार, तो क्लोराइड का भार 60 दे दिया, होता है धातु का भार गुणे क्लोरीन का भार बट्टे क्लोरीन की मात्रा। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 2 दूना 4 2 3 6, तो 2 से गुणा करेंगे तो 71/3 आएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 23.67 आएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दो समतल दर्पणों के बीच रखे फूल के कुल 11 प्रतिबिंब बनते हैं, दर्पणों के बीच कोण है। ऑप्शन ए आपको दे दिया है 30 डिग्री, ऑप्शन बी आपको दे दिया 60 डिग्री, ऑप्शन सी आपको दे दिया 72 डिग्री और ऑप्शन डी आपको दे दिया 36 डिग्री। तो n की वैल्यू जो आपको दे दिया है वो आपका 11 दे दिया है। n बराबर होता है 360/थीटा माइनस का 1। n की वैल्यू हमको 11 लेना है, 11 बराबर आपका हो जाएगा 360/थीटा माइनस का 1, एक आपका इधर आएगा तो 12 बराबर हो जाएगा 360/थीटा। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो आपका थीटा बराबर कितना आएगा 30 डिग्री। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सूर्य के प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम के रंगों में सर्वाधिक आवृत्ति वाला रंग होता है। ऑप्शन ए आपको दे दिया आसमानी, ऑप्शन बी आपको दे दिया नारंगी, ऑप्शन सी आपको दे दिया लाल और ऑप्शन डी आपको दे दिया है बैगनी। तो सूर्य के प्रकाश में के प्रिज्म द्वारा वर्णक्रम के रंगों में सर्वाधिक आवृत्ति वाला जो रंग होता है वो बैगनी होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदिशक एवं नेत्रिका की आवर्धन क्षमता m1 एवं m2 है, तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता है। ऑप्शन ए आपको दे दिया m1 + m2, ऑप्शन बी आपको दे दिया m1 - m2, ऑप्शन सी आपको दे दिया m1 × m2 और ऑप्शन डी आपको दे दिया है m1/m2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपको केवल ऑप्शन चूज करना है कि ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।